आज पढ़ेंगे क्लोरीन गैस के रासायनिक गुणों को। अब रासायनिक गुणों में से तो क्लोरीन गैस के बहुत सारे रासायनिक गुण है, रीजन है। अच्छा, क्लोरीन में ये भी रीजन है अधिक से अधिक रासायनिक गुणों के होने का, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है तो भी क्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक है। एक अच्छे कंपोनेंट के लिए, एक अच्छे पदार्थ के लिए विक्रिया करने की दो शर्तें होती हैं एलिमेंट में, निम्न आयनन विभव और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर किसी तत्व का आयनन विभव कम है तो भी वो अधिक क्रियाशील है, अगर किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च है तो वो भी अधिक क्रियाशील है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च है, ये अधिक क्रियाशील है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं के साथ क्लोरीन कैसे विक्रिया करता है। तो बेटा सबसे पहले हम अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम धातु के साथ क्लोरीन की। अच्छा, इस बात का तो सभी को नॉलेज है कि Na अगर Cl2 से अभिक्रिया करता है तो एक ही पदार्थ बनाकर तैयार कर सकता है NaCl, लेकिन इसको भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। बेटा Na की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो NaCl। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का नंबर भी आता है, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से मल्टीप्लाई इधर, NaCl बन के तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट अगर मेटल की बात करें, जैसे हमारे यहाँ एक और मेटल है मैग्नीशियम, अगर हम इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाएं तो बेटा फिर से मैं देखता हूं वैलेंसी को, Mg की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। बेटा इसलिए अगर दोनों के बीच में कंपोनेंट बना के तैयार किया जाए कौन सा बनेगा, तो Mg का गुणा हुआ 1 से तो Mg, और Cl का 2 से हुआ तो बनके तैयार हो गए MgCl2। अच्छा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस भी नहीं करना है क्योंकि पहले से बैलेंस है। एक और पदार्थ से अभिक्रिया आ सकती है, अगर हम लोगों से पूछे Fe से अभिक्रिया। अब बेटा इसमें से Fe में से अभिक्रिया में परेशान नहीं होना है। Fe जो है एक संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्वों की एक विशेषता होती है कि ये अपनी संयोजकता को परिवर्तित करते रहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक अच्छा सा नेचर ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि संक्रमण तत्व अपनी संयोजकता को बदल सकते हैं। Fe भी अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकता है, कभी 2 तो कभी 3। अब क्योंकि वैलेंसी को चेंज कर सकता है, वैलेंसी के चेंज होने पर कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि Fe वैलेंसी 2 भी रखता है 3 भी रखता है, हम एक किसी वैलेंसी पर आधारित रिएक्शन को बता सकते हैं। तो बेटा हमने Fe की इस बार वैलेंसी ली है 3 और Cl की वैलेंसी तो सभी को पता है 1 है। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा क्या बनके तैयार होगा, FeCl3। रिएक्शन को कंप्लीट करने में इसको देखो मदद लेते हैं किसकी, कि क्लोरीन यहां 3 है यहां 2 है, तो जहां 2 है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां 3 है वहां 2 से। जहां 2 था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2। तो जब भी कभी संक्रमण तत्वों पर बात आ जाएगी अभिक्रिया की, तो संक्रमण तत्वों में से आपको सबसे पहले 2 चीजें पता होनी चाहिए कि वो संक्रमण तत्व अगर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसकी वैलेंसी क्या और क्या हो सकती है। जैसे कॉपर की वैलेंसी हो सकती है +1 और कॉपर की वैलेंसी हो सकती है 2, तो ये 2 प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। तो संक्रमण तत्वों में एक विशेष ध्यान देनी पड़ती है। अगर मेटल में मैं बात करता हूं कि वैलेंसी क्या है, अभी यहीं पर अगर Fe की वैलेंसी 2 होती तो कंपाउंड बनके तैयार होता है FeCl2। तो ये हो गया कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन। अभी नेक्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे कि नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे होता है। नॉन मेटल का मतलब अधातु से अभिक्रिया। बेटा अगर अधातुओं से अभिक्रिया करने की बात करेगा तो हमारे यहां सबसे पहले अधातुओं में से हम देखते हैं इसको फास्फोरस को। फास्फोरस का सूत्र P होता है, रिएक्शन होने वाली है Cl2 से। अब Cl2 से रिएक्शन होगा तो बेटा P की वैलेंसी 3 और Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1। अभी कभी कभी बच्चों का अगर दिमाग लग जाएगा तो ये भी कि P की वैलेंसी 3 को भी शो कर सकता है, वैलेंसी 5 को भी शो कर सकता है। याद होगा हम लोगों ने जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी थी, वहां हम लोगों ने साफ इस बात को पढ़ा था कि नाइट्रोजन केवल 3 वैलेंसी को शो कर पाता है, NCl3 बना सकता है, लेकिन फास्फोरस 3 और 5 2 प्रकार की वैलेंसी को शो कर पाता है। तो ये PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है।
अगर हम P की वैलेंसी को 3 माने और Cl की वैलेंसी को 1 माने तो दोनों के बीच में फर्क बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा PCl3, क्योंकि P 4 था, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके क्लोरीन बैलेंस होगा। तो फॉस्फोरस में PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है। अब इसके बाद अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो सल्फर की Cl2 से अभिक्रिया करवाएंगे, ध्यान रखने वाली बात है H2Cl2 नाम का कंपाउंड बनेगा। सल्फर मोनोक्लोराइड इसको बोलते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बेटा इसमें 4 टाइम इसको कर लेते हैं और इसको भी 4 टाइम कर लेते हैं, यहाँ 4 दूना 8, हाँ ठीक है बैलेंस। नाम याद रखना सल्फर मोनोक्लोराइड। अभी अगला नंबर आता है, कहता है कि और कोई रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल रिएक्शन हो सकती है। देखो ये धातुओं से कुछ अभिक्रियाएं हो गई, कुछ अभिक्रियाएं हो गई अधातुओं के साथ। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं उपधातुओं के साथ। उपधातु जानते हो ना क्या होता है? उपधातु से क्रिया क्या होते हैं उपधातु? बेटा उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें कुछ गुण तो धातु के होते हैं, लेकिन कुछ गुण किनके पाए जाते हैं? अधातु के। और क्योंकि दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, हमने इनका नाम रखा है उपधातु। मेटलॉइड्स भी इनको बोलते हैं। और मेटलॉइड्स में अगर बात करें तो आर्सेनिक से बहुत रिएक्शन पूछता है क्लोरीन की, क्योंकि आर्सेनिक की वैलेंसी 3 होती है। अभिक्रिया बिल्कुल इस हिसाब से होने वाली है। आर्सेनिक की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दिखाएं तो बनेगा AsCl3। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से और यहां पर 2 से। अभी एक और उपधातु आता है एंटीमनी, Sb। ये भी 3Cl2 से रिएक्शन करता है। क्योंकि सर रिएक्शन पहले बैलेंस कर दी, बिल्कुल बैलेंस कर दी, क्योंकि Sb की वैलेंसी कितनी है? 3। और बेटा इस दौरान बनाकर तैयार करता है 2SbCl3 आर्सेनिक क्लोराइड, और इसको बेटा बोलते हैं एंटीमनी क्लोराइड। तो अगर सबसे पहले रिएक्शन हो गई धातुओं से अभिक्रिया, फिर हो गई अधातुओं से अभिक्रिया, और फिर लास्ट में है उपधातुओं से अभिक्रिया। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, अगले रासायनिक गुण से लिखते हैं। देखो बेटा ये अभिक्रिया ध्यान देने लायक है। कौन सी अभिक्रियाएं? क्षार से क्रिया। अगर आपके यहां बोर्ड परीक्षा में कोई रासायनिक अभिक्रिया आती है क्लोरीन वाले आर्टिकल से, तो ये अभिक्रिया जरूर उसमें से सम्मिलित होगी, क्षार से अभिक्रिया। तो देखो इसको तो मैं 2 प्रकार से बता सकता हूं। आप ध्यान दें, जो भी आपको तरीका समझ में आता है, बेटर लगता है, आप उससे हल करें इसको। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई क्षार ले लेते हैं NaOH, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? Cl2 से। पहला तरीका देख लो इसको, हमने Cl2 से अभिक्रिया जब करवाई इसकी। अब बेटा सबसे पहली बात तो वो आया, एक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, वाटर एडिशन रिएक्शन। जब भी किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ आयनों में टूटता है और कोई दूसरा पदार्थ आयनों में नहीं टूटता है, तो हम उसको वाटर एडिशन रिएक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। कैसे? ये तो बेटा आयन में टूट ही रहा है, क्योंकि ये आयन में नहीं टूट रहा, हम इसको कहां पर घोल देते हैं? बेटा जल में घोलोगे तो क्या बनेगा? H2Cl2O, यही तो बनेगा। अब क्योंकि इस दुनिया में मैंने H2Cl2O नाम का कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं सुना है, हम इससे एक फेमस एसिड को बाहर कर लेंगे। अगर फेमस एसिड को बाहर करेंगे तो आपको सर फेमस एसिड तो HCl बन रहा है, बेटा बचेगा क्या? HCl और O। अब इसमें से H पर प्लस आयन, Cl पर माइनस, H पर प्लस और ClO पर माइनस। इसका अर्थ है NaOH की अभिक्रिया क्लोरीन से नहीं, बल्कि NaOH की अभिक्रिया इन 2 अम्लों से हो रही है। इस अभिक्रिया का अर्थ मेन ये है, क्योंकि क्लोरीन एक नहीं बल्कि कितने अम्ल बना रहा है? 2 प्रकार के अम्ल बना रहा है। तो एक बार हम क्षार की अभिक्रिया पहले अम्ल से कराएंगे, एक बार क्षार की अभिक्रिया दूसरे अम्ल से। ध्यान से देखो इसको, ना समझ पाना तो फिर उस समय हमको बताना। बेटा Na+ है ना, तो ये किससे अभिक्रिया करेगा? Cl- से, और पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा NaCl। अच्छा फिर से Na की एक अम्ल से तो हो गई, अब Na की दूसरे अम्ल से। अच्छा यहाँ पर Na+ है तो ये अभिक्रिया करेगा ClO- से, तो बनाकर तैयार करेगा Na
चाहे ClO लिख लो चाहे OCl लिख लो, सेम चीज है। अच्छा, उसकी रिएक्शन तो करवा दी आप लोगों ने। अब OH एक बार H से विक्रिया करेगा, जल। OH इस वाले H से विक्रिया करेगा, जल, क्योंकि Na दोनों से रिएक्शन कर ली। अब रिएक्शन का नंबर किसका है? OH का। OH माइनस है तो किससे विक्रिया करेगा? H प्लस से। वो क्या बनाकर तैयार करेगा? जल। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? H2O। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। एक तो ऐसे रासायनिक विक्रिया को कराया जा सकता है, और या कभी कभी बच्चे को लगता है सर जी ये रासायनिक विक्रिया का मेथड थोड़ा सा कठिन था, तो उसके लिए देखो कैसे रासायनिक विक्रिया। अब मैंने इस पे तो रासायनिक विक्रिया करवा ही दी है। दूसरी रासायनिक विक्रिया दूसरे क्षार पर बता दें, तरीका आप समझ जाओगे। जैसे NaOH की जगह पर बेटा KOH लिया गया है, तो मैंने KOH कितनी बार ले लिया? 2 बार। और Cl2 का मतलब मैंने क्लोरीन भी कितनी बार लिया है? 2 बार। अब इससे भी देखो आसानी से कैसे बनेगा काम। सबसे पहले H इस OH को लेके अलग हो जाएगा। अगर H इस OH को लेके अलग हो जाता है तो हम किसको अलग कर सकते हैं? अभी ध्यान देने वाली बात है, नीचे कौन कौन बचा? KCl, भैया ये लो KCl। ऊपर कौन बचा? KOCl, तो ऊपर बचा KOCl। जैसे NaOCl बना था, KOCl बन गया। तो ये अभिक्रिया है, ऐसे समझ सकते हैं। देखो जो मुख्य नियम था वो तो वही था। ऐसे भी अभिक्रिया को समझा जा सकता है अगर, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है, ये भी सही है। बशर्ते इन अभिक्रियाओं को तब आपको लिखना है जब आपसे कहे, क्या कहे? क्षार ठंडा है और तंग है। ध्यान रखने वाली बात है, हम इस पे कहां लिखें? ये लिख दें, क्षार कैसा है? ठंडा है, और साथ में कैसा है? तनु है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको दिखाना है। अब बात आएगी सर जी अगर क्षार गर्म है या सांद्र है, क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में बदलाव आएगा? देखते हैं उसको भी, क्षार रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बदलाव आता है। नाम तो इनका परेशान नहीं होगा, क्या है इसका नाम? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड या पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। और बेटा इसके नाम तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं, पोटेशियम क्लोराइड है वैसे। अब देखो उस अवस्था में, देखो मैं यहां लिखता हूं, जब क्षार कैसा हो जाए? गर्म और कैसा हो? सांद्र। क्या रासायनिक अभिक्रिया में कोई बदलाव आता है? लास्ट में ये तो लिख ही दें, जब क्षार गर्म और सांद्र हो। अब रासायनिक अभिक्रिया का तरीका देखो थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदल गया उसको यहां देखेंगे। अभिक्रिया करेंगे NaOH की Cl2 से, रिएक्टेंट सेम, रिएक्टेंट में कोई बदलाव नहीं आया अभी तक। बशर्ते जब Cl2 को ऐसा बताने लगे कि सर जी अब इस बार क्षार गर्म था, इसका मतलब है क्षार की अधिक मात्रा Cl2 से रिएक्शन करेगी, तब आपको बस एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना है कि Cl2 को सबसे पहले वायु के साथ मिलाना है, फिर जल के साथ मिलाना है, O2 प्लस H2O। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपने पूरी रासायनिक अभिक्रिया को हल कर लिया है। पहले देखेंगे बच्चा बनेगा क्या मेरे पास, H2 Cl2 और O अगर चेक करेंगे तो हम लोग O3। अब बेटा इनमें से कोई एक फेमस एसिड बाहर कर लें, HCl बाहर कर लें। अगर बेटा HCl बाहर कर लिया तो यहां बचेगा क्या? एक H, एक Cl और O कितने बचेंगे? 3। अब इसमें से प्लस माइनस करें, NaOH में Na पर प्लस आएगा, OH पर माइनस। अच्छा Na पर प्लस है क्या? तो ये एक बार इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा, एक बार ये Na प्लस इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा। तो जब Na प्लस Cl माइनस से अभिक्रिया करेगा, पहला रिएक्शन बनाकर तैयार करेगा NaCl, फिर NaClO3 से रिएक्शन करेगा तो दूसरा कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा NaClO3। और बेटा लास्ट में मैं क्या सोचता हूं, Na की तो अभिक्रिया दोनों से हो गई। अगर OH की अभिक्रिया होगी इसके तो H से होगी, क्यों? OH पर माइनस है, H पर कैसा है? प्लस, जल बनेगा। OH माइनस की अभिक्रिया इस H प्लस से होगी तो भी जल बनेगा। तो हम यहां लिखेंगे H2O।
एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया को मैंने बताई, मेन मेथड बेटा यही है जो अभिक्रिया करने के तरीके हैं। अब क्या है कि हमें जल्दी है और टाइम कम है, अभिक्रिया को हम समझना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल लिख देना चाहते हैं, तो उस दौरान फिर क्या होता है, उस दौरान आप ये सब सारी चीजें नहीं करते हो, तो हम भी उस दौरान ये सारी चीजें मिटा देते हैं और बेटा डायरेक्टली बच्चों को बताते हैं 6 NaOH से विक्रिया करवाओ Cl2 की, और Cl2 भी होने चाहिए 3। अब कहोगे क्यों सर जी ऐसा होना चाहिए कि बेटा 3 Na और 6 Na है तो 6 Cl भी तो होने चाहिए। अभिक्रिया में से 5 NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा। अभी मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास H कितना बचता है, 6 है ना, तो बेटा यहाँ 3H2O कर दो, रिएक्शन कंप्लीट है। रिएक्शन पे एक भी एक्स्ट्रा वर्क आपको करना ही नहीं है, रिएक्शन पहले से कंप्लीट हो गई है। अभी ध्यान देने वाली बात है, देखो एक और बेटा रिएक्शन की, अगर Na पर मैंने रिएक्शन बता दी है, K पर रिएक्शन कराई जा सकती है बेटा। KOH पर अगर रिएक्शन कराएंगे 3Cl2 की, रिएक्शन में बेटा कोई चेंज होना ही नहीं। क्यों? वो ये भी मोनो एसिडिक बेस है, एक OH माइनस चार्ज होता है, और KOH भी मोनो एसिडिक बेस है, इसमें भी एक O माइनस चार्ज होता है। रिएक्शन करेंगे तो बेटा जहां Na था वहां उसकी जगह K ले लेगा, तो 5KCl प्लस KClO3 प्लस 3H2O। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये गर्म पर और ये ठंडे पर, और तनु पर ये गर्म पर। अब एक बात और समझ लो, और हमारा जो टेंशन का काम है इसका आधा कर दो, टेंशन मेरी क्या आधी कर दो। अगर कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में Cl2 की जगह पर Br2 दे देता है बेटा, एक भी % रासायनिक अभिक्रिया में चेंज नहीं है। क्या समझते हो? जहां NaCl बना है वहां क्या बनेगा, NaBr, और जहां NaClO3 बनना, जैसे NaOCl बना है तो NaOBr बन जाएगा। एक और चीज को ध्यान रखो, हो सकता है Cl की जगह पर Br भी ना दे, I2 दे दे, तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया फिर भी चेंज नहीं होना है। हाँ, इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्षार से अभिक्रिया करते समय एक रासायनिक अभिक्रिया को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है उसको देखते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया काफी डिमांड में रहती है हमेशा। कहता है CaOH का होल ट्वाइज से क्रिया, कहता है चूने की क्लोरीन से क्रिया। अब बेटा पहले हम अपने मेथड से करवा के दिखाते हैं, फिर एक बात बताते हैं। देखो तुमको बेटा चूने का अभिक्रिया अगर देखोगे तो चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर अभिक्रिया करवाओगे क्लोरीन से, तभी दिमाग में मेरे बात आ गई कि ये तो हमारे मेथड से होनी है ना, तो ये भैया हम अपना मेथड यूज करते हैं। इसको काहे में घोलेंगे, जल में। क्या बनेगा, H2Cl2O, यही तो बनेगा। इसमें से फेमस एसिड निकालोगे तो पहला फेमस एसिड क्या हो गया, HCl, और दूसरा एसिड कौन हो गया, HOCl। H पे प्लस, Cl पर माइनस, H पर प्लस, OCl पर माइनस। अब यहां भूल गए तो सब गड़बड़ हो गया। देखो कैसे बेटा, CaOH के होल ट्वाइस को ब्रेक करोगे तो Ca पर डबल प्लस, और क्योंकि दो OH है, एक OH एक माइनस चार्ज तैयार करेगा, दूसरा OH दूसरा माइनस चार्ज तैयार कर लेगा। कंप्लीट करवाते हैं। अब अच्छा ये देखो, Ca डबल प्लस है ना, अगर ये अम्ल से रिएक्शन करेगा तो एक Ca पर डबल प्लस चार्ज है, लेकिन Cl पर तो सिंगल माइनस चार्ज है ना, तो हमें क्या अकेला क्लोरीन इस Ca के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर डबल प्लस है तो माइनस चार्ज भी डबल ही बनाना पड़ेगा, अर्थात 2 Cl, एक कैल्शियम के साथ 2 Cl को अरेंज करना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंड बनाएगा। अभी दूसरा देखते हैं। अच्छा बेटा ये देखो, जब Ca पर डबल प्लस है और यहां OCl पर कितना माइनस चार्ज है, 1, तो क्या एक OCl Ca को संतुष्ट कर सकता है, नहीं, तो हम 2 OCl भेजेंगे, तो क्या बनेगा, CaOCl का होल ट्वाइस। अब फिर बेटा सभी व्यक्ति इस बात को जानते हैं, क्या जल तो बनने वाला है, क्योंकि OH जब इस H से विक्रिया करेगा तो भी जल बनेगा, OH जब इस H से विक्रिया करेगा तो भी जल बनेगा। अभी आप समझते हो इस बात को? ये जो कंपाउंड आपके साथ लिखा है इतना बड़ा, ये मिक्सचर कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये जो आपके पास ये दो पदार्थों का मिक्सचर बना रखा है ना,
इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और या इसी का एक और नाम है विरंजक चूर्ण। अब देखो इसको, विरंजक चूर्ण। तभी किसी व्यक्ति के मन में ये बात आ रही, सर जी ऐसा सूत्र नहीं होता विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का सूत्र हम बताते हैं क्या होता है, मैं बताऊं क्या होता है। CaOCl2, यही तो होता है। अभी देख लेते हैं 2 मिनट में, क्या CaOCl2 यही है। देखो जरा बेटा, इन दो कंपाउंड को आपस में मिलाओ, कितने Ca हुए, 2, याद रखना इसको भूलना मत। 2 Ca हो गए, O भी कितने हैं, Ca 2 हो गए, O 2 हो गए, Cl चेक करो 4 है, तो 2 क्या कर सकते हो, तो 2 Ca हो गए, 2 O हो गए और 4 क्या हो गए, Cl। तो अगर 2 कॉमन कर लिया जाए, कंपाउंड तो यही बन रहा है। अब एक बात और याद रखोगे कि ब्लीचिंग पाउडर केवल एक यौगिक नहीं है, बल्कि 2 यौगिकों का क्या है, मिश्रण। पूछेगा कौन कौन से यौगिकों का मिश्रण है, हम बताएंगे कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ब्लीचिंग पाउडर कोई एक यौगिक नहीं है, बल्कि ये 2 यौगिकों का क्या है, मिश्रण। पहला यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा यौगिक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। तभी मैं एक बात बताऊं अगर आपको, इसमें से काफी अच्छी चीज है ये। क्या बात बताएं कि अगर आप कभी ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाओ, बेटा कभी ऑक्सीकरण संख्या सही निकलेगी ही नहीं। हाँ, जिंदगी में कभी नहीं निकल सकती है ऑक्सीकरण संख्या। कोई भी व्यक्ति अगर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकाले ब्लीचिंग पाउडर में, कभी सही निकलने ही वाली नहीं। रीजन है बताएं, वो इस यौगिक को देखता है, और जैसे इस यौगिक को देखता है तो Ca की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीजन की -2, 0 हो गई ऑक्सीकरण संख्या। कहता है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यही गलत है। ऑक्सीकरण संख्या तो तभी असली ढंग से या सही ढंग से निकल पाएगी जब हम इन फॉर्मूलों के थ्रू विरंजक चूर्ण की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो कोई भी व्यक्ति हाँ रट के बैठा है तो मैं नहीं कहता, रट के अगर नहीं बैठा तो बेटा वो इस फॉर्मूले को देखकर ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को कभी ज्ञात नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक नहीं है। मैंने फिर से इस बात को रिपीट कर रखा है कि बल्कि ये 2 यौगिकों का क्या है, मिश्रण। ये रिएक्शन बहुत याद होनी चाहिए। अब ये रिएक्शन तब जब, ये तो मेरे मेथड से थी, अब अगर इसी रिएक्शन को हम लोगों को आपको कंप्लीट करवानी होती, देखो कैसे कंप्लीट करवाते हैं बेटा। इधर लिख देते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं, CaOCl2 पर अभिक्रिया होती, सॉरी CaOH का होल ट्वाइज, ठीक दिख रहा है, Ca के साथ 2 OH हैं, और इसकी अभिक्रिया होती Cl2 से, CCl सिंगल बॉन्ड Cl। बेटा तरीका फिर से वही है, क्या बनता, HHO बन के तैयार होता है H2O। अगर H2O बनता देखो ऐसे भी लिख सकते CaO, और कितने Cl हैं, 2, CaOCl2। हालांकि किताबों में बहुत जगह रिएक्शन ऐसे भी दिया गया है, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है। लेकिन किसी व्यक्ति को इससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे मेन अभिक्रिया का तरीका वही है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा लिख दिया गया। लेकिन अब ये क्या है कि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, नॉलेज हो जाना है, चाहे जो लिखा होगा अच्छा काम करेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, उस सब ब्लीचिंग पाउडर वाली बात, तो इनका काम करें, इन सब को नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अगले रासायनिक गुण को पढ़े ना, ऑक्सीकारक गुण है अगला। अब देखो ऑक्सीकारक गुण में से हमको ये दिखाना है कि क्लोरीन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीकारक है। अगर मैं इस पर रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे पास एक पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड का, अगर ऑक्सीकरण क्लोरीन के द्वारा कराया जाए। अच्छा, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर में क्लोरीन तभी ऑक्सीकारक का कार्य करता है जब उसको जल के साथ रखा जाता है। क्लोरीन जल में घुलेगा, ऑक्सीजन देगा, और इसके बाद वो ऑक्सीकरण होगा उसका। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएं तो सबसे पहले देखो ध्यान दे कैसे देते हैं इसको। सबसे पहले 2H 2Cl से विक्रिया करेगा, 2HCl। मैं क्या दे सोचता हूं, मेरे पास जो भी बचा है सबको लिख लेते हैं। सब में से बचा क्या, 4H में से 2 चले गए तो 2H बचे,
H2। अभी देखेंगे तो S बचा और बेटा O गिन लेना सब पूरे, 2 और 2 4, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो सबसे पहली बात देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, सल्फर डाइऑक्साइड में अगर देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है +4 और बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है +6। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, क्लोरीन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है, और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है, हम इसको कहेंगे क्लोरीन एक कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला लिखते हैं, एक पदार्थ हमारे यहां है Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। अगर हम इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दें, क्लोरीन के जलीय विलयन से, बेटा बिल्कुल आसान तरीका है, H2 किससे विक्रिया करेगा, Cl से, 2HCl, एक ऑक्सीजन बचा ना इसका, ये ऑक्सीजन इसको दे देगा, बन जाएगा Na2SO4। ऐसा कह सकते हैं क्लोरीन ने सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हुए उसको बदल दिया सोडियम सल्फेट ने, क्योंकि ऑक्सीकरण का ये कार्य क्लोरीन ने किया है। क्लोरीन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, एक और रिएक्शन हमारे यहाँ है, कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दी जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके कौन सा कंपाउंड बनाकर तैयार करता है, बिल्कुल आसान सा बेटा 2H2Cl से अभिक्रिया कर लेता है, बना लेता है 2HCl और बच कौन जाता है, सल्फर। इसका एक और नाम है गंधक। हम लोगों ने शायद इसको पढ़ा भी था, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है सल्फर। अगला रासायनिक गुण अगर देखते हैं तो अगला रासायनिक गुण है हमारे पास, एक और पदार्थ आता है NaNO2, बेटा सोडियम नाइट्राइड बोलते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस के जलीय विलयन से करवाते हैं, ये भी सेम काम करता है, जैसा ये वाली रिएक्शन आपको दिख रही है, सेम रिएक्शन वैसी इसकी है। तरीका क्या रहा, सबसे पहले 2H2Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है, 2HCl। मैं क्या सोचता हूं, इसका ऑक्सीजन बच गया है क्या, इसका ऑक्सीजन इसको दे देते हैं तो क्या बनाएगा, NaNO3, और इसका नाम तो सभी जानते हो, सोडियम नाइट्रेट। और एक अगर मैं पुरानी बात याद दिलवाऊं तो इसका नाम है चिली साल्ट पीटर, क्योंकि मिर्च में यही ज़्यादातर पदार्थ मिलता है, इसी कारण मिर्च तीखा लगता है। इसका नाम है चिली साल्ट, चिली का मतलब मिर्च, साल्ट का मतलब लवण, मिर्च में पाया जाने वाला लवण। अगला अगर रासायनिक गुण मैं देखता हूं, हमारे पास एक पदार्थ है FeSO4, इसको बेटा ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत आती है। FeSO4 को क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में लाए और इसकी अभिक्रिया करवा दी H2SO4 के साथ। देखते ही बच्चे कई समझ जाते हैं अभिक्रिया क्या होने वाली है। बेटा देखो जरा इधर, हर एक अभिक्रिया में तो एक ही काम हुआ है, 2HCl को लेकर अलग हो गए, 2HCl को लेकर अलग, 2HCl को लेकर, आज भी वही होना है बेटा। ये 2Cl 2H के साथ अलग हो गए, क्या बन के तैयार होगा, 2HCl। ये तो कंफर्म था, बनना ही बनना था बेटा। अच्छा ये बताओ Fe2 है, लिख लेते हैं इधर, ठीक है बेटा। ये 2 का मल्टीप्लाई SO4 पे था, इसका मतलब SO4 2 बार था मेरे पास, एक बार यहां भी तो बच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, SO4 का होल थ्राइस। एक और विशेष ध्यान मैंने बताया था, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे इसको और याद रखेंगे। FeSO4 में फेरस की ऑक्सीकरण संख्या +2 और यहां ऑक्सीकरण संख्या +3। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण के पश्चात फेरस सल्फेट बदल जाता है फेरिक सल्फेट में। लेकिन यह ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीकरण क्लोरीन की वजह से हो रहा है। क्लोरीन एक प्रकार का कैसा पदार्थ हो गया, ऑक्सीकारक। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है आयोडीन की। आयोडीन की रिएक्शन करने के लिए कह देता है, देखो ऐसा कुछ बेटा। मैं फिर से बोल रहा था, रिएक्शन में आज भी कोई चेंज नहीं। पहला कौन सा पदार्थ बनता है, HCl। तो बेटा क्योंकि
10 Cl हैं, वो 10H को लेकर विक्रिया कर लेंगे 10HCl। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो भी बचता है मैं उसको लिखे देता हूं। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, 2 I हैं, 6 दूना 12 हाइड्रोजन में से 2H बचे, क्यों 10 तो मैंने खर्च कर लिए, तो क्या बचा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस बात को, 2H 2I और 6O। अगर इसमें से 2 को कॉमन करें तो अंदर बचेगा HiO3, इसका नाम आयोडिक अम्ल है, आयोडिक अम्ल। अच्छा इसमें से भी है आयोडीन से आयोडिक अम्ल कब में बदल जाना, यह भी ऑक्सीकरण है, किसकी उपस्थिति में हुई, क्लोरीन की उपस्थिति में। तो क्लोरीन, इस बात से स्पष्ट हो गया कि क्लोरीन एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ है। आपसे ऑक्सीकारक नेचर कहेगा, जो भी अभिक्रिया आ जाएगी उसको कंप्लीट करके लिखोगे। हाँ एक और चीज है, अगर रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछ भी लेता है कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन में क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है, तो भी आपको रिएक्शन आनी चाहिए, कैसे बनती है। क्लोरीन गैस का रिएक्शन कहीं पर भी हुआ है, एक चीज पहले से कंफर्म हो रखा है, HCl ये जरूर बना है, ये तो कभी छूटा ही नहीं। कभी कभी बेटा हम लोगों से एक और गुण मांग लेता है, कहता है विरंजक गुण बताइए। विरंजक गुण जानते हो ना, एक ऐसा गुण जिससे यह सिद्ध हो सके कि क्लोरीन वस्तुओं के रंग को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। देखो भैया विरंजक गुण में से हमने क्लोरीन गैस को यूज में लिया, लेकिन हम किसी भी प्रकार से क्लोरीन गैस से रंग नहीं उड़ा सकते। आपको भी सर जी क्यों रंग नहीं उड़ा सकते, क्योंकि रंग उड़ाने के लिए 2 रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, या तो नवजात ऑक्सीजन और या तो नवजात हाइड्रोजन, ये दोनों ही नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इसी क्लोरीन गैस को हम जल में घोल दें, तो जल में घुलने के पश्चात अब रिएक्शन कैसी होगी, फिर मैं कहूंगा क्योंकि HCl को H मिल गया है, एक कंपाउंड तो पक्का बनने वाला है HCl, और साथ में बन के तैयार होगा नवजात ऑक्सीजन, जिसे ऐसा भी बोलते हैं, कहते हैं ताजा बनी हुई ऑक्सीजन। अब क्योंकि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण हो चुका है, ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्तुओं को कैसा कर सकता है, रंगहीन वस्तु में बदल सकता है। अब बेटा रंगीन वस्तु को रंगहीन वस्तु में बदल तो सकता है, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम भी हैं, तो वो नियम मैं इधर देखो लिखता हूं। पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है क्या शुष्क क्लोरीन गैस विरंजक है, तो हम बताएंगे शुष्क क्लोरीन गैस विरंजक का कार्य नहीं करती। क्लोरीन गैस तभी विरंजक का कार्य करती है जब वो नमी या जल के संपर्क में आ जाती है। पहले तो ये बात ध्यान रखना, जैसे मैं तुमसे भी पूछूं, अगर क्लोरीन गैस क्या नवजात ऑक्सीजन दे सकती थी, नहीं। कब उसने नवजात ऑक्सीजन दिया, जब वो किसके कांटेक्ट में आ गया, जल के। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, शुष्क क्लोरीन विरंजक का कार्य नहीं करती। केवल कैसी क्लोरीन विरंजक का कार्य करती है, जब वो जल में घुल जाए, या नम क्लोरीन कहते हैं विरंजक का कार्य करती है। पहली लाइन पे तो मैं इस बात को लिखे देता हूं, क्या कि शुष्क क्लोरीन गैस विरंजक नहीं है। दूसरा, विरंजक गुण दिखाने के लिए या तो इसे नम होना चाहिए या इसको जल में घोल देना चाहिए। विरंजक गुण प्राप्त करने के लिए या तो क्लोरीन गैस नम हो या जल में घुली हो। अभी थर्ड नंबर पे आते हैं, और थर्ड नंबर पे बेटा इस बात को भी पढ़ते हैं कि देखो ध्यान दो इस बात को, जब भी क्लोरीन गैस को मैंने जल में घोला
और जल में घोलकर उससे नवजात ऑक्सीजन प्राप्त करने की कोशिश की ताकि नवजात ऑक्सीजन वस्तुओं के रंग को उड़ा दे। बेटा हमने इस बात को भी देखा कि बेटा एक पदार्थ और साथ में बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, क्योंकि क्लोरीन गैस जल में घुली थी, जल में घुलकर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर नॉर्मल से पदार्थों पर डाल दिया जाएगा तो नवजात ऑक्सीजन रंग उड़ाए उससे पहले अम्ल उस वस्तु को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो एक ये भी बात बतानी जरूरी है कि सभी वस्तुओं का विरंजन क्लोरीन द्वारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बनाता है, अम्ल, और अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। तो इस बात को भी वहां लिखेंगे। क्लोरीन द्वारा सभी वस्तुओं के रंग को नहीं समाप्त कर सकते, समाप्त कर सकते, क्योंकि इसकी जल से अभिक्रिया द्वारा बना HCl कई पदार्थों को संक्षारित, संक्षारित का मतलब जानते हो ना, खराब कर देना, बेकार कर देना, नष्ट कर देना, करने की क्षमता रखता है। और बेटा क्लोरीन गैस में तो एक और चीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरीन गैस से जब भी हमने रंग उड़ाया उसने क्या प्रोड्यूस किया, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन के द्वारा वस्तु का उड़ाया गया रंग परमानेंटली उड़ जाता है, और नवजात हाइड्रोजन द्वारा वस्तु का रंग उड़ता है लेकिन वस्तु दोबारा से प्राप्त कर लेती है अपना रंग। एक ये भी बताएंगे, इसके द्वारा कराई गई विरंजन प्रक्रिया स्थायी होती है। इसके द्वारा विरंजन स्थायी होता है। इसका मतलब एक बार क्लोरीन गैस के जलीय विलयन द्वारा अगर विरंजन हो गया फिर बेटा वो स्टेबल रहने वाला है, टिकाऊ रहने वाला है। एक बार रंग उड़ गया तो उड़ गया फिर। तो इतने चीजें विरंजन गुणों में आपको याद होनी चाहिए। तो एक काम करिए, इसको नोट करेंगे फिर अन्य चीजों को पढ़ते हैं। अगला रासायनिक गुण अपने पास है, बेटा कहता है योगात्मक अभिक्रियाएं दिखा दें थोड़े से, क्योंकि क्लोरीन गैस योगात्मक अभिक्रिया भी करता है, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। हम देखो इसको स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन गैस योगात्मक अभिक्रिया किस पर करता है, सल्फर डाइऑक्साइड पर। अगर क्लोरीन से विक्रिया करवा लिया जाए तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से विक्रिया करके बनाता है SO2Cl2। सल्फर डाइऑक्साइड पर क्लोरीन की विक्रिया हुई सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नाम याद रखना इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बेटा एक और पदार्थ है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम होता है। अगर इसका बेटा Cl2 से रिएक्शन करवा ले तो इसका विक्रिया होगा और बना लेगा NOCl। इसको कहते थे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 से यहां गुणा करवा दिया और बेटा 2 से यहां गुणा करवा दिया। अभी एक और पदार्थ बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्लोरीन की विक्रिया। बेटा दोनों पदार्थों को जोड़ देना है, बन के तैयार हुआ COCl2। याद रखने वाली बात है, इसका एक नाम फॉस्जीन गैस विषैली गैसों में से एक है, और दूसरा इसको ऐसे ही बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको नाम को याद रखना। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है हाइड्रोकार्बन से विक्रिया। 2 चीजें यहां से ध्यान दे लो। अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हुआ अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन विक्रियाएं देगा,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, योगात्मक अभिक्रिया देगा। कैसे? बेटा मेरे पास एक पदार्थ है मीथेन, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन गैस से विक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि संतृप्त है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। कैसे? एक H एक Cl के साथ अलग हो गया। अच्छा बताओ, जैसे HCl के साथ अलग हो गया तो H की जगह खाली हो गई ना, दूसरा Cl वहां आकर बैठ गया, एक H हटा, उसकी जगह पर Cl आके बैठ गया, उसने जगह ग्रहण कर ली। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? प्रतिस्थापन। अभी योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 अभिक्रिया होगी क्लोरीन से। ध्यान रखने वाली बात है, यह डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो पाई है, उसको ब्रेक करेगा। एक क्लोरीन इधर मिला, एक क्लोरीन इधर मिला, बनेगा क्या? CH2Cl। डबल में से एक बॉन्ड तो टूट ही गया, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अभी ध्यान देने वाली बात है, देखो Cl इस पे जुड़ गया, Cl इस पे जुड़ गया, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक। पदार्थ जो बन के तैयार उसका नाम, इसका नाम है डाई क्लोरो, और कार्बन 2 है इसलिए इसको नाम दिया जा सकता है एथेन। लेकिन अभी ये बात नहीं पता चल सकती इससे कि डाई क्लोरो का मतलब है दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे हैं या अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। तो इसको कार्बन नंबर 1 दे दे, इसको कार्बन नंबर 2, एक क्लोरीन पहले नंबर के कार्बन पर, एक क्लोरीन दूसरे नंबर के कार्बन पर, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन नाम है इसका। एक और रासायनिक अभिक्रिया इसका पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, करता है टर्पेंटाइन ऑयल से रिएक्शन। टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है? तारपीन का तेल नाम सुना है आप लोगों ने? ये टर्पेंटाइन ऑयल वही है। C10H16 तारपीन के तेल का सूत्र, और इस पर अभिक्रिया होने वाली है 8Cl2 की। ध्यान रखना है। देखो अब मैं इसको बताता हूं, शायद हम इसको लिखाएंगे नहीं, लेकिन तुम लोगों को अगर याद रह सकता है तो याद कर सकते हो। टर्पीन का तेल वायुमंडल में उपस्थित क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके शीघ्रता से जल उठता है। तो तारपीन का तेल अगर वायुमंडलीय क्लोरीन गैस से भी कांटेक्ट में आ गया तो ये आग पकड़ लेता है तुरंत। और बनाता क्या है उसको देखेंगे। बेटा ये तो पुराना नियम था नहीं, हम लोगों ने जब से पढ़ना स्टार्ट किया H और Cl दिख जाए तो क्या बनता है? HCl। 16 Cl है, 16 H है, तो 16 कॉमन हो गया, बना HCl। बेटा अलग कौन हो गया? कार्बन। हाँ 10 कार्बन है तो यहां पर 10 लिख लिया जाए, 10C। ये हो गए रासायनिक गुण जो क्लोरीन गैस के थे। इतने रासायनिक गुण तैयार करो उसको अपना। अब अगले आगे चलते हैं, उपयोग पढ़ते हैं। क्लोरीन गैस के उपयोगों को पढ़े तो पहला उपयोग लिखा है कॉटन, पेपर, लकड़ी का विरंजन का। विरंजन का मतलब क्या होता है? रंग उड़ाने में। रंग तथा दवाएं, कलर भी बनते हैं और इसकी दवाइयां भी बनती हैं। आगे लिखा है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को ठंडा करने की क्षमता रखता है, हम कहते हैं ये पदार्थ प्रशीतक है, क्योंकि ये दूसरे पदार्थों को क्या कर सकता है? ठंडा कर सकता है। कहता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में या क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक विलायक है, और यह भी ध्यान रखना है शल्य चिकित्सालयों में व्यक्तियों को, मरीजों को बेहोश करने के लिए 70% क्लोरोफॉर्म और 30% ईथर का मिक्सचर इंजेक्शन के रूप में मरीज को लगाया जाता है ताकि उसको बेहोश किया जा सके। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग वहां भी है। कहाँ? शल्य चिकित्सा, बड़े हॉस्पिटल में मरीजों को बेहोश करने में। ऐसा नहीं कि घर में कोई अस्पताल खोल दिया तुमने और बेहोश करने में बैठ गए कि लाओ क्लोरोफॉर्म बनाएंगे बेहोश करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में यूज में आता है ये। बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाम इसके सुन लेते हैं पहले। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोरोमेथेन, इन दोनों नाम इसी के हैं। बेटा इसका भी निर्माण क्लोरीन के थ्रू होता है। पूछता है इसका निर्माण, इसका यूज क्या है? ड्राई क्लीनिंग का नाम सुना है आपने? तो कपड़ों की जो ड्राई क्लीनिंग होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ही होती है। हालांकि अन्य भी पदार्थ हैं जिनसे ड्राई क्लीनिंग होती है, लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड से भी ड्राई क्लीनिंग होती है। पीवीसी, पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और ये एक प्रकार का उच्च कोटि का प्लास्टिक है जिससे पाइप बनाए जाते हैं सबमर्सिबल के। तो उसमें मैंने लिखा है पीवीसी बनाने में ये एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक।
लास्ट में कहता है स्वर्ण धातु तथा चांदी धातु के निष्कर्षण में। अगला नंबर देखते हैं, COCl2 फॉस्जीन गैस, ये भी विषैली है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये भी प्रकृति में विषैली है। इसके बाद इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस, ये भी विषैला है नेचर में। ये सारे के सारे विषैले पदार्थ बनाता है। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो छूट ही गई, पेयजल में अगर पानी को पीने योग्य बनाना है और उसमें उपस्थित बैक्टीरिया समाप्त करना है तो हम पानी, पीने वाले पानी में क्लोरीन की एक अल्प मात्रा को मिला देते हैं, जिससे उसके बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो जल हमें नुकसान भी नहीं देता है। तो ये हो गया क्लोरीन का उपयोग। अभी बाकी घटनाओं को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।